साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट स्पेशलिस्ट, बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपनी डॉक्टर आनंद्स मेडिकल पाठशाला के तहत आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। साथियों, नवंबर माह चल रहा है। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया। इसी माह में वर्ल्ड COPD डे भी आने वाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपसे COPD के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। क्या है COPD? COPD इज़ ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से चल रही, ऑब्स्ट्रक्टिव माने अवरोध होना, या इसके परिप्रेक्ष्य में सांस की नलियों में अवरोध होना, पल्मोनरी माने फेफड़े संबंधित, डिजीज़ माने बीमारी। यदि सांस की नलियों में अवरोध होने से खांसी, बलगम, सांस की फूलने की तकलीफ़ होने लगती है, जो मुख्यतः लंबे समय से धुएं से एक्सपोजर होते हुए फेफड़े में प्रवेश करते रहने से जो परिवर्तन हो जाते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं और इस तरह से ये बीमारी जन्म लेती है। ज़्यादातर धुएं की वजह से होती है और धुएं दो तरह के मुख्यतः होते हैं, तंबाकू जनित, गैर तंबाकू जनित। तंबाकू जनित मतलब बीड़ी, सिगरेट, सिगार आदि, हुक्का आदि पीने से जो धुआं निकलता है उसके इन्हेलेशन से, और गैर तंबाकू जनित जैसे चूल्हा, मॉस्किटो कॉइल, हर तरह के वायु प्रदूषण इत्यादि से लंबे समय से हम लोग को जानने में, धूल आदि से हमको जो फेफड़े में परिवर्तन होते हैं वो भी COPD की तरफ ले जाते हैं। तो ज़्यादातर जो कि ये बीमारी धुएं की वजह से जन्म लेती है, तो इसको अस्थमा अर्थात दमा से अलग करने के लिए इसको काला दमा के रूप में भी हम कह सकते हैं। ये केवल फेफड़े के अंगों मतलब सांस की नलियाँ जैसे ब्रांकाई अर्थात ब्रांकाई, उनकी जो एल्वुलाई है, वायुकोश हैं उनकी, या वेस्कुलेचर खून की नलियों की बीमारी ही नहीं है। ये वो शरीर के अन्य अंगों में भी पूरे शरीर में सोथ पैदा करके, इन्फ्लेमेशन पैदा करके बहुत से अंगों को प्रभावित करती है। जैसे हड्डियों को प्रभावित करती है, हृदय को प्रभावित करती है, शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करती है और इत्यादि अंगों को प्रभावित करके COPD के जो लक्षण हैं उनके साथ साथ अपनी बीमारियों के लक्षण के वजह से, इन बीमारियों, अंगों की बीमारियों की वजह से उसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। साथियों, ये जो बीमारी है ये उन मरीजों में भी उत्पन्न हो जाती है जो TB के पुराने मरीज होते हैं। अगर उनको पुरानी TB की बीमारी हो जाती है और देर से इलाज शुरू होता है या ज़्यादा डैमेज होता है फेफड़ा, तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है, उसकी वजह से जो सांस फूलने की बीमारी होती है उसको भी लोग COPD कह देते हैं। अब उसका एक नया नाम TOPD अर्थात ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएटेड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी नाम रख दिया गया है, क्योंकि ऐसे मरीजों का व्यवहार COPD के जो टिपिकल धुएं के मरीजों का व्यवहार होता है उनसे थोड़ा अलग होता है। वो बात अलग है, अगर वो TB का पेशेंट स्मोक कर रहा है तो उसमें COPD जैसा ही व्यवहार देखने को मिलता है। आज इस बीमारी से विश्व में इस बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या लगभग 30 करोड़ है, वहीं भारत में लगभग 7.5 करोड़ है। और इस बीमारी की वजह से होने वाली जो मौतों की संख्या है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो अन्य कारणों से जो विश्व में मौतें हो रही हैं उसमें ये तीसरे नंबर पे आती है। ये इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक संस्था है GOLD अर्थात ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ ने तय किया WHO के साथ मिलकर के कि 2002 से कि हर वर्ष नवंबर माह के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD डे के रूप में विश्व के स्तर पर हम लोग जागरूकता का काम करेंगे। और तदनुसार ये जो इस वर्ष 18 नवंबर 2020 को ये दिन मनाया जा रहा है। इस वर्ष की और जैसे हर डे का एक थीम होती है, इस वर्ल्ड COPD डे की भी एक थीम है, विषय है, और इसका है इस वर्ष लिविंग वेल विद COPD, एवरीबॉडी एवरीवेयर, अर्थात हर व्यक्ति हर जगह COPD के साथ आराम से रह सकता है, बेहतर गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जी सकता है यदि वो
इस बीमारी के बारे में जल्दी व सही निदान अर्थात डायग्नोसिस बनवा ले, जागरूकता के साथ बीमारी को समझते हुए उचित परहेज करें, लगातार उचित, नियमित व सही तरीके से इलाज लेता रहे और उसमें थोड़ा बहुत वैज्ञानिक आधार पर घटाने बढ़ाने की समझ आ जाए, दवा को एडजस्ट करने की समझ आ जाए, नियमित फॉलोअप करता रहे, उपयुक्त व्यायाम, भोजन आदि को अपनाए और तो वो एक अच्छी ज़िंदगी, गुणवत्तापूर्ण ज़िंदगी जी सकता है और साथ में जटिलताओं से भी बच सकता है। ये बीमारी भी बहुत सी अन्य लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अस्थमा आदि बीमारियों की तरह अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है, क्योर नहीं। अर्थात हम इसके साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा ताकि हम जटिलताओं से रहित होते हुए अपनी सक्रिय ज़िंदगी जी सकें। इस मर्ज़ को में अक्सर देर में डायग्नोसिस बन पाती है। उसके पीछे ही कारण ये है कि शुरू में इन लक्षणों को वो इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह से वो समझता नहीं है, क्योंकि हम इस बीमारी के बारे में इतनी ज़्यादा संख्या के मरीज होने के बावजूद COPD नाम की बीमारी के बारे में हमारे देश में या ज़्यादातर विश्व के हिस्से में इसके नाम के से, इसके होने वाले कारणों से और इनके शुरुआती लक्षणों के से जागरूकता का घोर अभाव है। हालत ये है कि अक्सर जैसे इसके लक्षण होते हैं कि सुबह सुबह खास करके जाड़े में खांसी, बलगम, थोड़ा बहुत बलगम निकलने पे सांस में आराम, तो आदमी समझता है कि ये एक सामान्य सा लक्षण है। और जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनको लगता है जब बीड़ी पीते हैं तो थोड़ा सा खांसी आती है, सुबह उठते ही बीड़ी पिया, सिगरेट पिया और खांसी आई, थोड़ा बलगम निकल गया, आराम मिला, तो उनको लगता है जिसको बीमारी कारण है उसी को वो इलाज समझ लेते हैं अचेतन मस्तिष्क में, और वो नशे के साथ साथ इसके इलाज के रूप में उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। बढ़ती उम्र में थोड़ी बहुत खांसी बलगम आती रहती है, इसकी चिंता की बात नहीं है, ये समझते रहते हैं। सांस फूलने लगी तो सोचते हैं थोड़ी सी उम्र बढ़ रही है, थकान की वजह से सांस फूल रही होगी, थोड़ा बहुत तो काम चलता ही रहता है, थोड़ा सा बैठ गए, कम चले, बच्चों से काम करा लिया, नौकरों से काम करा लिया, तो सोचा कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, या थोड़ा बहुत काम चलाओ दवा मेडिकल स्टोर से ले आए, और लेकिन कभी नहीं सोचे कि अगर हमारी उम्र के दूसरे मर्द औरत की अगर सांस नहीं फूल रही तो हमको क्यों फूलने लगी, हम ही को पहले नहीं फूलती थी, हमको क्यों फूलने लगी, और उसका सही कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करते, सही परहेज नहीं करते। इस कारण और कभी कभी क्या सोचते हैं, अरे यार शुगर की बीमारी में तो थोड़ा बहुत सांस फूल जाती है, या BP की बीमारी में फूल जा रही है, या हमको खून कमी डॉक्टर ने बताया था तो उसकी वजह से फूल पा रही है, और इत्यादि इत्यादि अपने मन से ही वो कारण निकाल लेते हैं और इलाज, सही बीमारी के सही इलाज नहीं करते। वास्तव में बार बार अगर कोई लक्षण हमको हो रहा है तो हमको सटीक डॉक्टर से सटीक डायग्नोसिस बनवाने की कोशिश करनी चाहिए, और वहाँ पर जाएँ तो केवल ये नहीं कि साहब हमको 10 दिन से खांसी बलगम आ रहा है, उतना ही बताया। खांसी बलगम सांस अगर 10-15 दिन 1 महीने से परेशान कर रहा है वही नहीं बताना है। अगर आपको ये लगता है कि पिछले 5-7 साल से 10 साल से हमको बार बार इस मौसम में खांसी बलगम सांस फूलती है हमारी, तो वो सारी बातें बताएं, किस चीज़ से आराम मिलता है ये बताएं, कैसे कहते हैं कि किन दवाओं से आराम मिलता था, अगर उसका रिकॉर्ड है उसको भी दिखाएं। अगर कुल बीमारी समय के साथ बढ़ती लग रही कि पहले साहब साल भर में 2 बार तकलीफ होती थी, 10-15 दिन में ठीक हो जाते थे, अब साहब लगभग रोज़ सांस फूलने लगी है, ज़्यादा सांस फूलने लगी है, या सुबह रात में ज़्यादा फूल जाती है, जो भी लक्षण है उसके बारे में पूरी डिस्कस करें, और साथ में अपनी रिकॉर्ड को जितने भी बीमारियां चल रही हैं, अगर अकेली सांस की बीमारी है तो अलग चीज़ है, नहीं तो अगर जो भी आपकी अन्य बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या जो भी चल रही है, उसका भी इलाज का रिकॉर्ड ला करके, तारीखवार लगा करके, सिलसिलेवार लगा करके, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग फाइल, और लेकिन रिसेंट दवाइयाँ क्या क्या चल रही हैं, ताकि दवाओं का इंटरेक्शन समझा जा सके, किस बीमारी के साथ क्या हो रहा है, कहीं दवा के साइड इफेक्ट से सांस तो नहीं फूली, ये सब समझा जा सके। और डॉक्टर जब ये आपकी हिस्ट्री पाता है, डिटेल हिस्ट्री पाता है, कभी कभी उसका टाइम नहीं होता है कि वो आपसे निकलवाए, अगर आप बताते हैं उसका ध्यान जाता है और उसको लगता है कि COPD हो सकती है, तो वो COPD की जांचें करा करके उसको पुष्ट करके आपको सही इलाज की तरफ ले जाता है और आपकी ज़िंदगी में और सुधार आ जाता है। तो अगर कहते हैं कि आपको इस तरह की तकलीफ़ हो रही है तो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, उसको हर नए चिकित्सक को पूरा रिकॉर्ड दिखाना ज़रूर होता है।
पंच लाइन क्या है कि अगर कोई धूम्रपान करता था या कर रहा है और उसकी या किसी और तरह के धुएं से उसका एक्सपोजर लंबे समय से है, उसको खांसी बलगम सांस फूल रही है, उम्र 40 साल से ऊपर है, तो COPD हो सकती है। इस लाइन पर अपनी को दिखाए, सुनाए, समझे। इस बीमारी की डायग्नोसिस स्पायरोमेट्री मेथड से जब हम लोग फेफड़े की क्षमता नापते हैं उससे ये बनती है, और इससे मर्ज की तीव्रता का भी पता लगता है। और जब बीमारी पुष्ट हो जाती है, FEC का कहते हैं कि रेशियो देखते हैं, और उसे 70% से कम होता है तो हम लोग कहते हैं COPD लक्षणों और इसके आधार पे कि इसको COPD हो सकती है। तो हम लोग फिर सांस फूलने की जो तकलीफ़ का स्तर है और साल भर में कितनी बार सांस फूलने के दौरे पड़ रहे हैं, उनके आधार पर दवाओं का सटीक चयन करते हैं और आपकी मदद करते हैं। इन्हेलर, सही कंपाउंड का इन्हेलर, सही पावर का इन्हेलर लगातार सही तकनीक से लेने पर फ़ायदा बढ़ जाता है। इन्हेलर के बाद अक्सर गरारा करना होता है। और इसमें जैसा हमने इन्हेलर के मिथ्स के बारे में बताया था कि अगर हम MDI से इन्हेलर ले रहे हैं तो हमें स्पेसर से लेना चाहिए, और वैसे ले रहे हैं तो 10-15 सेकंड हमको रोकने की क्षमता होनी चाहिए अगर हम DPI से ले रहे हैं। फेफड़ों की क्षमता में जो सुधार है उस पर निगरानी रखनी होती है निरंतर, कि हमें हमारी बीमारी दवा लेते लेते बढ़ तो नहीं रही। जैसे शुगर की बीमारी में अगर नज़र न रखें तो शुगर बढ़ जाती है, तो ऐसे निगरानी रखनी होती है, उसमें शुगर बार बार न पाना पड़ता है। इसमें फेफड़े क्षमता पर नज़र करनी पड़ती है, अपने लक्षणों पर नज़र करनी पड़ती है, इन्हेलर टेक्निक पर नज़र रखनी पड़ती है, और इसी आधार पर फिर दवाएँ घटाएँ बढ़ाएँ उचित रूप में स्तर पर ले जाना पड़ता है। सही इलाज का उद्देश्य लक्षणों में आराम के अलावा गुणवत्तापूर्ण जिंदगी, सांस के दौरों में रोक और जटिलता ना होने देना होता है। साथियों, प्रति अटैक, सांस में दौरे या अटैक जो भी आप कहना चाहें, लंग अटैक कहना चाहें, उसमें फेफड़े की कुछ न कुछ स्थायी कमी आ ही जाती है हर दौरे पे। और जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं अगर COPD में अगर हम सही समय पे सही इलाज करके, लगातार इलाज करके हम जटिलता अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं, हमको उन जटिलताओं को भी मैनेज करना पड़ेगा COPD के इलाज के साथ साथ। जैसे धीमे धीमे क्या होगा, दैनिक कार्य करने में भी सांस फूलने लगेगी, शरीर में सूजन आने लगेगी, लीवर बढ़ जाएगा, दाएँ हृदय राइट हार्ट का फेल्योर हो जाएगा, शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन नाम की बीमारी हो जाएगी, बार बार संक्रमण से दौरे पड़ने लगेंगे। जितना कमज़ोर होता जाएगा उतने संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जितना संक्रमण होएगा उतना ही कहते हैं दौरे पड़ेंगे, तो और उतना ही आपका फेफड़ा और कमज़ोर होता जाएगा, दवाइयाँ कम पड़ जाने लगेंगी, दवाई एक लिमिट से ज़्यादा आपको दी नहीं सकती हैं, तो आपको तकलीफ के साथ जीना पड़ेगा। बिना बाहरी ऑक्सीजन के सहारे आप सांस मेंटेन में SpO2 आपकी मेंटेन ही ना हो, क्योंकि SpO2 आपको कम से कम कहते हैं कि 92% आपको मेंटेन रखनी होती है, कि आपके शरीर में लंबे समय में ऑक्सीजन कमी की वजह से और अंगों पर बुरा असर ना पड़े। और ये इस तरह से आपको कार्डियोवैस्कुलर बीमारी भी जन्म लेने लगती है, मतलब हार्ट की बीमारी जन्म लेने लगती है, और आपकी अकाल मृत्यु तक भी ये कारण बन सकता है, और ये तकलीफ देह मौत होती है। आदमी कहता है कि साहब ये स्थिति कभी कभी ऐसे आती है, मरीज मौत मांगता है और ना हम मौत दे पाते हैं ना इलाज दे पाते हैं। साथियों, इस बीमारी के चलते जो मांसपेशियों कमजोरी का मैं कारण बता रहा था, इसमें तो ये तो ही है कि शोथ की वजह से, खुद बीमारी की वजह से मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, साथ में सांस फूलने से आदमी की एक्सरसाइज, इवन सामान्य चलना फिरना तक रुक जाता है, वो बचना चाहता है क्योंकि सांस फूलने लगती है। साथ में दवा जो दौरे पड़ते हैं उसमें जो दवाएं चलानी पड़ती हैं हमको, आपको अटैक से निकालने के लिए, उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। और जो मेडिकल स्टोर से लंबे समय से जो हम सांस की गोलियों के रूप में दवा खाते हैं, उसमें अक्सर कहते हैं ब्रांकोडायलेटर की गोलियां और ओरल स्टेरॉइड्स की गोलियां होती हैं, तो वो उसका दुष्प्रभाव जो है पड़ने लगता है, उससे भी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। अतः मरीज को शुरू से सही इलाज कराना व हमेशा एक्सरसाइज करने की तरफ अपने को प्रेरित बनाए रखना ज़रूरी होता है। मरीज की में और जो जटिलताएँ आती हैं वो है मरीज की जो याददाश्त है, निर्णय करने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, ये सब जो कोग्निटिव संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं
कॉग्निटिव कह लीजिए या संज्ञानात्मक क्षमताएं कह लीजिए, ये सब प्रभावित होने लगती हैं हाइपॉक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन कमी की वजह से। और ओरल स्टेरॉयड से मांसपेशियों गलने के अलावा जो अन्य बीमारियां होती हैं वो शरीर में सूजन आना, उठने बैठने की जो मांसपेशियां हैं उनकी क्षमता कमज़ोर होना, मोतियाबिंद का जल्दी होना, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो जाना, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होना इत्यादि, और या बार बार संक्रमण होना इत्यादि बीमारियां भी जटिल होकर आने लगती हैं। पुरानी बीमारी होते होते शारीरिक अक्षमता के चलते मरीज अवसाद में भी जाने लगता है। साथियों, इस बीमारी में जो एक फ्रेमवर्क था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। हर बीमारी की तरह इसके अंदर भी दो हिस्सों में हम बीमारी के इलाज को समझ सकते हैं। एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब यानी कि दवाओं के सहारे आपकी ज़िंदगी को बेहतर करना। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में दवा के अलावा अन्य जो सहारे हमको लेने पड़ते हैं वो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कहलाती है। तो इसके अंदर आज मैं आपको जो 8-10 बिंदु हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हर सीओपीडी पेशेंट को करने पड़ते हैं वो उनके बारे में चर्चा करूँगा। दवा तो आपका डॉक्टर आपकी बीमारी को तय करने के बाद तय करेगा ही, दवा से तो डॉक्टर को पकड़ेगा, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल हिस्सा आप चूँकि आपके हिस्से में है तो उसको आप समझिए ताकि आप डॉक्टर को सहयोग कर सकिए अपनी बीमारी को समझते हुए और अपने काम को बेहतर करिए ताकि दवा का असर आपको बेहतर मिल सके। पहला बिंदु है कि आप नियमित कहते हैं कि स्टीम इन्हेलेशन लेंगे, साथ में धुएं के सारे स्रोतों से बचेंगे। दूसरा है ठंडे मौसम और ठंडे पेय आदि से आप पूरा तरह बचेंगे। गुनगुना पानी पिएंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे। पानी पर्याप्त पीने से क्या होता है कि बलगम आपका पतला बनता है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी बेहतर होती है। साथ में आपको फेफड़े और डायफ्राम के व्यायाम के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी आपको करने पड़ते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ में आपको संक्रमण से बचने के लिए जिन संक्रमणों की संख्या की ज़्यादा मतलब संभावना ज़्यादा होती है उसमें न्यूमोनिया, न्यूमोकाकल बैक्टीरिया की वजह से और इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, दो वजह से संक्रमण ज़्यादा होते हैं। उनकी वैक्सीन उपलब्ध है, वो वैक्सीन लगा करके संक्रमण की संख्या कम करके भी आप दौरों से बच सकते हैं। साथ में न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना है। इसकी जो है आपको भोजन में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जरा सा भी हमको मौसम परिवर्तन के साथ या किसी भी कारण से खांसी, बलगम, बुखार जरा सा भी होगा तो हम घर में इलाज करने के बजाय अपने चेस्ट के डॉक्टर से नियमित मिलते रहेंगे। कोमार्बिडिटीज़ पर ध्यान रखना। कोमार्बिडिटीज़ उन बीमारियों को कहते हैं जो हमारे शरीर में मुख्य बीमारी के साथ साथ चल रही होती हैं। जैसे अगर हम सीओपीडी को मुख्य बीमारी मान के चलें कुछ देर के लिए आपके केस में, तो आपके साथ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, जो भी है, उन सब बीमारियों पे आपको अच्छा नियंत्रण बनाए रखना है। किसी किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है, जिनको सीओपीडी में आराम नहीं मिलने पड़ता है, वहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, अगर उसको हम कंट्रोल करते हैं तो भी सीओपीडी में दवाओं का असर बढ़ जाता है। इनके पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। ऐसे मरीज अवसाद में जाने लगते हैं तो उनको साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। कुछ मरीज में जब देर हो जाता है तो हमने बताया था बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के नहीं चल पाते और उसमें हमको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी अर्थात LTOT पे रखना पड़ता है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और कुछ मरीजों में खास करके सीओपीडी में दो कंपोनेंट होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक स्टेज पर इतना बढ़ जाता है कि अगर उसमें सर्जिकल ऑप्शंस कुछ मरीजों में पैदा होने से दिखता है कि अगर ये कर दें तो सर्जरी और मरीज अफोर्ड कर सके, मरीज सह सके उस सर्जरी को, तो उस ऑपरेशन करने के बाद भी कहते हैं कि मरीज में सांस में आराम मिल जाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे हैं। इनको हम अगले वीडियो में आपसे क्रमशः चर्चा करेंगे। आशा है कि सीओपीडी के बारे में आपको एक फ्रेमवर्क, एक समझ पैदा हुई होगी।
और अगले वीडियो में फिर हम लोग कभी COPD के अन्य नॉन फार्माकोलॉजिकल बीमारी स्टेप्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।